प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की भूमिका। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन कालखंडों के लिए जहां लिखित स्रोत अनुपलब्ध या सीमित है। ये स्रोत हमें सभ्यता, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। एक अभिलेख, शिलालेख एवं ताम्रपत्र, पत्थर, ताम्रपत्र और अन्य सामग्रियों पर लिखे गए अभिलेख राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक घटनाओं का विवरण देते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख, अशोक के शिलालेख, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रशासनिक नीति। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, 4ठी शताब्दी ईस्वी, गुप्त साम्राज्य की विजयगाथा। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, युद्ध और जैन धर्म का समर्थन। 2 सिक्के, न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों से आर्थिक स्थिति, व्यापार और राजनैतिक शक्ति की जानकारी मिलती है। उदाहरण, पंचचिह्नित सिक्के, मौर्यन पीरियड, भारत की प्रारंभिक मुद्रा प्रणाली। कुषाण और गुप्तकालीन सिक्के, शासकों के चित्र और देवी देवताओं की छवियां। दक्षिण भारत में मिले रोमन सिक्के, भारत रोम व्यापार के प्रमाण। 3 स्थापत्य और स्मारक, प्राचीन संरचनाएं नगर नियोजन, धार्मिक आस्थाएं और कला शैली को दर्शाती है। महत्वपूर्ण उदाहरण, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, उन्नत जल निकासी प्रणाली और भव्य नगर। सांची, भरहुत और अमरावती स्तूप, मौर्यकालीन बौद्ध कला और वास्तुकला। गुप्तकालीन और चोल मंदिर, मंदिर स्थापत्य कला का उत्कर्ष। 4 मृदभांड, पॉटरी और उपकरण, विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन और औजार संस्कृति व प्रौद्योगिकी की उन्नति दर्शाते हैं। उदाहरण, चित्रित धूसर मृदभांड, PGW, 1200-600 BCE, महाजनपद काल और उत्तर वैदिक संस्कृति से संबंधित। उत्तर भारतीय काले चमकदार मृदभांड, NBPW, 6वीं-2वीं शताब्दी BCE, मौर्य काल में नगरीकरण का प्रतीक। 5 महापाषाणीय समाधियां, मेगालिथिक बेरियल्स, मुख्य रूप से दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और मध्य भारत में पाई जाती है। इन कब्रों में मिले हथियार, मिट्टी के बर्तन और आभूषण सामाजिक वर्गीकरण और अंत्येष्टि प्रथाओं की जानकारी देते हैं। निष्कर्ष, पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करते हैं। ये स्रोत हमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के विकास की विस्तृत जानकारी देते हैं। जब इनका साहित्यिक ग्रंथों के साथ विश्लेषण किया जाता है, तो भारतीय इतिहास की एक अधिक स्पष्ट और सटीक तस्वीर उभरती है। नवपाषाण संस्कृति क्या है? कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। नवपाषाण संस्कृति और उसकी विशेषताएं। नवपाषाण युग, लगभग 7000 से 2000 ईसा पूर्व, मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें शिकार और संग्रहण से कृषि और पशुपालन की ओर परिवर्तन हुआ। इस युग में चिकने पत्थरों के औजार, मिट्टी के बर्तन और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। भारत में नवपाषाण स्थलों के प्रमुख क्षेत्र कश्मीर घाटी, गंगा घाटी, दक्कन का पठार और दक्षिण भारत है। कश्मीर घाटी में नवपाषाण संस्कृति। कश्मीर घाटी में नवपाषाण सभ्यता मुख्य रूप से नदियों और झीलों के किनारे विकसित हुई। महत्वपूर्ण स्थल, बुर्जहोम, श्रीनगर के पास कश्मीर का सबसे प्रमुख नवपाषाण स्थल। गुफकरल, कृषि और पशुपालन के प्रमाण। मुख्य विशेषताएं, गरहा निवास, पिट ड्वेलिंग्स, लोग ठंड से बचने के लिए गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। पत्थर और हड्डी के औजार, चिकने पत्थरों और हड्डियों से बने औजार मिले हैं। पशुपालन, कुत्तों को मानव कब्रों के साथ दफनाया जाना उनके पालतू होने का संकेत देता है। कृषि, गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण। मृदभांड, पॉटरी, हाथ से बने ग्रे और रेड वेयर मिट्टी के बर्तन उपयोग में थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति मुख्य रूप से दक्कन के पठार और नदी घाटियों में विकसित हुई, जहां लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। महत्वपूर्ण स्थल,
कोलडीहवा और महगरा, उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी चावल की खेती के प्रमाण। ब्रह्मगिरी, हल्लूर, मस्की, कर्नाटक नवपाषाण बस्तियों के प्रमुख स्थल। पेयमपल्ली, तमिलनाडु दक्षिण भारत का प्रारंभिक नवपाषाण स्थल। मुख्य विशेषताएं। राज के टीले, ऐश माउंट्स कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए गए, जो मवेशी बलि या अनुष्ठानिक अग्नि से जुड़े हो सकते हैं। कृषि और पशुपालन, प्रमुख फसलें बाजरा, दालें और चावल थीं। लोग गाय, भेड़ और बकरियों को पालते थे। मिट्टी के घर, लोग गोलाकार और चौकोर मिट्टी व घासफूस से बने घरों में रहते थे। पत्थर के औजार, चिकने पत्थर के कुल्हाड़ी और हंसिया मिलते हैं। मृदभांड, पॉटरी लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन, जिनमें कुछ पर नक्काशी होती थी। निष्कर्ष, नवपाषाण युग में आर्थिक और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे स्थायी बस्तियां विकसित हुईं। कश्मीर घाटी में गड्ढा निवास और कुत्तों की कब्रें विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं, जबकि दक्षिण भारत में रात के टीले और बाजरा आधारित कृषि प्रणाली विकसित हुई। इन नवाचारों ने बाद में तांबे और कांस्य युग की सभ्यताओं के विकास की नींव रखी। उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था और समाज की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था और समाज की मुख्य विशेषताएं। उत्तर वैदिक काल 1000-600 ईसा पूर्व में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना हुई। यह काल जनजातीय संगठन से संगठित राज्यों के निर्माण का गवाह बना। उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था, बड़े राज्यों का उदय, छोटे छोटे जनसमूहों का विलय होकर महाजनपदों का गठन हुआ। राजाओं ने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ कर अपनी शक्ति बढ़ाई। वंशानुगत राजतंत्र, प्रारंभिक वैदिक काल की चुनाव प्रणाली समाप्त होकर वंशानुगत राजतंत्र स्थापित हुआ। राजा को दिव्य शक्ति का प्रतिनिधि माना जाने लगा। मंत्रियों और सभाओं की भूमिका, सभा और समिति जैसी संस्थाएं कमजोर पड़ गईं। शासन में पुरोहित, पुजारी, सेनापति, सेनाध्यक्ष और अन्य अधिकारी प्रमुख भूमिका निभाने लगे। प्रशासनिक संगठन, नए प्रशासनिक पद जैसे महिषी, रानी, संग्रहित्री, कोषाध्यक्ष, दूत, संदेशवाहक उभर कर आए। स्थायी सेना और युद्ध, स्थायी सेना का गठन हुआ और युद्ध राज्य विस्तार का मुख्य साधन बना। लोहे के हथियारों के कारण युद्ध अधिक प्रभावी हुआ। कर और अर्थव्यवस्था, राजा बलि, स्वैच्छिक कर, भाग, अन्न पर कर, शुल्क, व्यापार कर वसूलता था। कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनी और भूमि निजी संपत्ति मानी जाने लगी। उत्तर वैदिक समाज, वर्ण व्यवस्था का कठोर होना। समाज 4 वर्णों में विभाजित हुआ। ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षा के संरक्षक, क्षत्रिय राज्य प्रशासन और युद्ध के लिए उत्तरदायी, वैश्य कृषि और व्यापार में संलग्न, शूद्र सेवा करने वाला वर्ग। वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई और सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। महिलाओं की स्थिति का ह्रास, महिलाओं की शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी कम हो गई। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं प्रारंभ हुईं। महिलाओं को पति की सेवा और गृहस्थ धर्म तक सीमित कर दिया गया। ब्राह्मणों का प्रभाव और यज्ञों का विकास, राजा के शासन को वैध बनाने के लिए अश्वमेध, राजसूय यज्ञ आयोजित किए गए। ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा और यज्ञों को धन और बलि की आवश्यकता होने लगी। कृषि और भूमि स्वामित्व, लोहे के हल और सिंचाई तकनीकों का विकास हुआ। भूमि अब निजी संपत्ति बनने लगी, जिससे कृषकों और जमींदारों के बीच असमानता बढ़ी। नगरीकरण और व्यापार, बस्तियों और बाजारों का विकास हुआ। तांबे और लोहे के औजारों के कारण कुटीर उद्योग और व्यापार बढ़ा। धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा, उपनिषदों में कर्म, मोक्ष और आत्मा पर बल दिया गया। बौद्ध और जैन विचारधाराओं के लिए आध्यात्मिक आधार तैयार हुआ। निष्कर्ष, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक सुदृढ़ीकरण, वर्ण व्यवस्था की कठोरता, ब्राह्मणवादी परंपराओं का प्रभाव और शहरीकरण की नींव रखी गई। यह काल बाद में महाजनपद युग और मौर्य साम्राज्य के विकास के लिए आधार बना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ है जिसे कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। वह चंद्रगुप्त मौर्य 321-297 ईसा पूर्व के प्रमुख सलाहकार थे। यह ग्रंथ राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सैन्य रणनीति और कूटनीति पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ केंद्रीकृत और संगठित शासन प्रणाली की वकालत करता है, जिसमें राजा को सर्वोच्च शासक माना गया है, लेकिन उसे धर्म, नीति और नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। इसमें कर प्रणाली, राजस्व संग्रह, व्यापार नियंत्रण, न्यायिक व्यवस्था और गुप्तचर तंत्र का वर्णन किया गया है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य को कृषि, खनन, व्यापार और उद्योगों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है। इसमें सार्वजनिक कल्याण के लिए सड़क निर्माण, सिंचाई और किलों के निर्माण की भी सिफारिश की गई है। यह ग्रंथ आधुनिक प्रशासन, कूटनीति और अर्थशास्त्र में भी प्रासंगिक है और आज भी अध्ययन किया जाता है। मेहरगढ़। मेहरगढ़ 7000 से 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया का सबसे पुराना नवपाषाण स्थलों में से एक है, जो बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। यह स्थल प्रारंभिक कृषि, पशुपालन और शिल्पकला का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। यहाँ खुदाई में मिट्टी की ईंटों के घर, अन्नागार और समाधियाँ मिली है। यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे और गाय, भेड़ और बकरियों को पालते थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मनके, औजार और गहनों के प्रमाण भी मिले हैं। मेहरगढ़ में प्राचीन दंत चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ चिकित्सा विज्ञान का अच्छा ज्ञान था। यह स्थल शिकार और भोजन संग्रह से कृषि और स्थायी बस्तियों की ओर परिवर्तन को दर्शाता है और आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की मध्यपाषाण संस्कृति। मध्यपाषाण युग लगभग 10,000-2000 ईसा पूर्व प्राचीन पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। इस अवधि में पत्थर के औजारों में सुधार हुआ और सूक्ष्म उपकरण माइक्रोलिथ्स का प्रयोग किया जाने लगा, जो शिकार, मत्स्य पालन और कृषि के लिए उपयोग किए जाते थे। भारत में इसके प्रमुख स्थल हैं बगोरा, राजस्थान, आदमगढ़, मध्य प्रदेश, भीमबेटका, मध्य प्रदेश और लंघनज, गुजरात। मध्यपाषाण काल के लोग अर्धघुमंतु थे और गुफाओं या अस्थायी बस्तियों में रहते थे। भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। यह काल स्थायी कृषि और पालतू पशुपालन की ओर पहला कदम था, जिससे नवपाषाण युग की शुरुआत हुई। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व की एक अद्वितीय संरचना है। यह सिंध, पाकिस्तान में स्थित है और इसे सार्वजनिक जल स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। यह 12 मीटर x 7 मीटर और 2.5 मीटर गहरा एक आयताकार जलाशय है, जो पकी हुई ईंटों, जिप्सम मोर्टार और प्राकृतिक बिटुमेन की परतों से बना है, जिससे पानी का रिसाव नहीं होता था। इसमें दोनों ओर सीढ़ियाँ, जल निकासी प्रणाली और आसपास बदलने के लिए कमरे बने हुए हैं। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान, शुद्धिकरण स्नान या सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता था। इस संरचना से सिंधु घाटी के लोगों की उन्नत इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन का पता चलता है। यह उनके सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा होगा। 6ठी शताब्दी BCE में नवीन सामाजिक गुटों के उदय पर चर्चा कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन सामाजिक गुटों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन का समय था। इस काल में उत्तर वैदिक समाज की कठोर वर्ण व्यवस्था में बदलाव आया और नए सामाजिक वर्गों का विकास हुआ। एक क्षत्रियों और राजनीतिक अभिजात वर्ग का उत्थान। महाजनपदों, 16 प्रमुख राज्यों के उदय से शक्तिशाली राजाओं और योद्धाओं का प्रभाव बढ़ा। क्षत्रिय वर्ग ने धर्म और शासन में ब्राह्मणों की प्रधानता को चुनौती दी। महावीर और बुद्ध क्षत्रिय कुल से थे और उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपराओं का विरोध किया। 2 वैश्यों और व्यापारी वर्ग का विकास। कृषि,
व्यापार और शहरीकरण के विस्तार से वैश्य वर्ग समृद्ध हुआ। वैश्यों ने व्यापार, बैंकिंग और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बौद्ध और जैन धर्म के समर्थक बने, क्योंकि ये धर्म सामाजिक समानता पर जोर देते थे। 3. शूद्रों और श्रमिक वर्ग का निर्माण। शूद्रों को वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान दिया गया। शहरीकरण के कारण बुनकर, कुम्हार, धातुकार और बड़ी जैसे नए व्यावसायिक समूह उभरे। इन समूहों ने कृषि और उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 4. गणसंघों, गणराज्यों का विकास। कुछ राज्यों, जैसे वज्जी और मल्ल, में राजशाही के बजाय गणराज्य प्रणाली अपनाई गई। इन गणराज्यों में योद्धा और जमींदार वर्ग शासन करता था। 5. धार्मिक संप्रदायों और सन्यासियों का प्रभाव। बौद्ध और जैन धर्म के उदय से साधु, भिक्षु और तपस्वियों का एक नया वर्ग सामने आया। इन धार्मिक नेताओं ने ब्राह्मणवादी यज्ञों का विरोध किया और साधारण जीवन, ध्यान और नैतिक आचरण को अपनाया। निष्कर्ष: 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक सामाजिक व्यवस्था कमजोर हुई और नए आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक वर्गों का उदय हुआ। व्यापार, शहरीकरण और नवधार्मिक आंदोलनों ने भारतीय समाज को नए रूप में ढाल दिया, जो आगे चलकर मौर्य और उत्तर मौर्य काल के समाज के विकास का आधार बना। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर सिकंदर के आक्रमण की चर्चा कीजिए। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ने 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण उनकी पूरी दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा का हिस्सा था। उनका सामना कई भारतीय राज्यों से हुआ, जिसमें सबसे प्रसिद्ध युद्ध हाइडास्पेस, झेलम का युद्ध था, जो राजा पुरु, पौरव, के साथ हुआ। सिकंदर के आक्रमण के कारण साम्राज्य विस्तार की इच्छा। सिकंदर ने लगभग पूरे ज्ञात विश्व को जीतने की योजना बनाई थी। फारसी साम्राज्य की हार। फारस के राजा डेरियस III की हार के बाद सिकंदर ने अफगानिस्तान और बाक्ट्रिय क्षेत्र जीत लिए, जिससे भारत की सीमाएं उसके करीब आ गईं। भारत की अपार संपत्ति। ग्रीक लेखकों ने भारत को धन संपदा से भरपूर भूमि के रूप में वर्णित किया था। भारत का राजनैतिक विखंडन। उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बंटा हुआ था, जिससे इसे आक्रमण के लिए आसान लक्ष्य बना दिया। मुख्य युद्ध और घटनाएं। गंधार और तक्षशिला की विजय। सिकंदर ने सबसे पहले गंधार, आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पर कब्जा किया। तक्षशिला के राजा अंभी ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर का समर्थन किया। झेलम, हाइडास्पेस, का युद्ध, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर और राजा पुरु, पौरव, के बीच झेलम नदी के किनारे एक निर्णायक युद्ध हुआ। पुरु ने हाथी सेना और घुड़सवारों के साथ कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति के कारण पराजित हुए। पुरु की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें फिर से उनका राज्य लौटा दिया और उन्हें अपना मित्र बना लिया। सैनिकों का विद्रोह और वापसी। झेलम की जीत के बाद सिकंदर ने आगे बढ़ने की योजना बनाई, लेकिन उसके सैनिकों ने 20 नदी के पास आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। थकावट और लंबे युद्धों के कारण सेना ने बगावत कर दी, जिससे सिकंदर को वापसी का आदेश देना पड़ा। प्रस्थान और मृत्यु। सिकंदर ने अपने विजय प्राप्त क्षेत्रों में यूनानी शासकों, सात्रपों, को नियुक्त किया। वापसी के दौरान 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव। भारतीय और ग्रीक संस्कृतियों का मेल। यूनानी कला, संस्कृति और प्रशासन भारत में फैल गए। छोटे राज्यों की कमजोरी। सिकंदर के आक्रमण से छोटे राज्य कमजोर हो गए, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। व्यापार और सांस्कृतिक संबंध। भारत और यूनान के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। यूनानी बस्तियों की स्थापना। कई यूनानी सैनिक और अधिकारी गंधार और बाक्ट्रिय में बस गए, जिससे भारतीय समाज पर यूनानी प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष: सिकंदर का भारत पर आक्रमण अल्पकालिक था, लेकिन इसका ऐतिहासिक प्रभाव गहरा था। यह भारत और ग्रीस के बीच पहली बार संपर्क स्थापित करने का कारण बना, जिससे कला, वास्तुकला और प्रशासन में बदलाव आए। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके सात्रप, गवर्नर, भारत में अधिक समय तक शासन नहीं कर पाए, और जल्द ही चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासकों को पराजित कर भारत से बाहर निकाल दिया। साम्राज्य
की क्या परिभाषा है? मियो के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए। साम्राज्य एक विशाल राजनीतिक इकाई होती है जिसमें एक केंद्रीय शासक कई भिन्न भिन्न प्रदेशों, जातियों और संस्कृतियों पर शासन करता है। इसके मुख्य लक्षण हैं विस्तृत भूभाग पर नियंत्रण जो सैन्य विजय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, केंद्रीय प्रशासन जो पूरे साम्राज्य को संगठित रूप से संचालित करता है, अर्थव्यवस्था का एकीकरण जिसमें कर वसूली, व्यापार और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होता है, सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभाव जैसे धर्म, भाषा और प्रशासनिक नीतियाँ। इतिहास में साम्राज्य प्रायः बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक और मजबूत प्रशासनिक ढांचे वाले होते हैं। मौर्य साम्राज्य 321-185 ईसा पूर्व भारत का पहला संगठित साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला वृहद, केंद्रीकृत और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। इसके अंतर्गत अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप आया और यह भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। एक राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रीकरण। चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। कौटिल्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र में शासन, कर, जासूसी और सैन्य नीतियों का विस्तृत विवरण दिया गया। साम्राज्य को प्रांतों, जनपदों, जिलों और गांवों में विभाजित किया गया, जिन पर राज्यपाल नियुक्त किए गए। 2 सैन्य शक्ति और विस्तार। मौर्यों के पास एक विशाल स्थायी सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथों की सेना शामिल थी। चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस I को हराकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया। अशोक के शासनकाल में साम्राज्य अफगानिस्तान से दक्षिण भारत तक फैला। 3 आर्थिक और व्यापार नीतियाँ। संगठित कर प्रणाली ने सार्वजनिक कार्यों और प्रशासन को वित्तीय सहायता दी। मौर्य साम्राज्य ने व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जिससे भारत का संबंध फारस, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से स्थापित हुआ। मानकीकृत तोलमाप प्रणाली लागू की गई, जिससे व्यापार सुगम हुआ। 4 अशोक का धर्म परिवर्तन और धार्मिक प्रभाव। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने धम्म, नैतिक शासन की नीति अपनाई, जिससे धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक आचरण को बढ़ावा मिला। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूनानी क्षेत्रों में प्रचारकों को भेजा। 5 जनकल्याण और अधोसंरचना विकास। मौर्यों ने सड़कें, सिंचाई प्रणाली, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाईं। ग्रांड ट्रंक रोड, जो पाटलिपुत्र से उत्तर पश्चिम तक जाती थी, व्यापार और संचार के लिए महत्वपूर्ण थी। निष्कर्ष। मौर्य साम्राज्य एक आदर्श साम्राज्य का प्रतीक था, जो सैन्य विजय, कुशल प्रशासन, आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक प्रभाव पर आधारित था। यह भारत का पहला वृहद साम्राज्य था, जिसने उपमहाद्वीप को एकीकृत किया और एक ऐसी शासन प्रणाली बनाई जो आगे चलकर गुप्त और मुगल साम्राज्य के लिए एक आधार बनी। एरियन की इंडिके। एरियन की इंडिके एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसे द्वितीय शताब्दी ईस्वी में यूनानी लेखक एरियन ने लिखा था। यह मुख्य रूप से मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत और अन्य यूनानी स्रोतों पर आधारित है, जो सिकंदर के भारत अभियान का विवरण देते हैं। इस ग्रंथ में प्राचीन भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र को एक सुव्यवस्थित नगर बताया गया है, जिसमें एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली थी। एरियन ने भारत की उर्वर भूमि, व्यापार मार्गों और प्राकृतिक संपदा, सोना, रत्न आदि का उल्लेख किया है। इंडिके में भारत की वर्ण व्यवस्था, सैन्य शक्ति और राजशाही की अवधारणा पर भी चर्चा की गई है। यह ग्रंथ धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन करता है और दर्शाता है कि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों के अनुयायी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहते थे। हालांकि एरियन स्वयं भारत नहीं आया था, फिर भी उसका यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय समाज को ग्रीक दृष्टिकोण से समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म एक नैतिक और सामाजिक सिद्धांत था, जिसे सम्राट अशोक 273-232 ईसा पूर्व ने अपनाया और प्रचारित किया। कलिंग युद्ध
261 ईसा पूर्व की भीषण हिंसा को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया और अहिंसा, सत्य, दया और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश फैलाया। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था अहिंसा, हिंसा न करना और सभी जीवों के प्रति करुणा, सामाजिक समानता और जाति-पाति के भेदभाव को कम करना, बड़ों और माता-पिता का सम्मान तथा पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देना, प्रजा की भलाई के लिए नैतिक शासन लागू करना। अशोक ने अपने धम्म संदेशों को शिला और स्तंभ अभिलेखों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में प्रचारित किया। उसने विशेष अधिकारियों, धम्म महामात्रों को नियुक्त किया, जो प्रजा को नैतिक जीवन के लिए प्रेरित करते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, मध्य एशिया, मिस्र और ग्रीस में मिशनरियों को भेजा। उसका धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि यह नैतिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव पर आधारित एक जीवन दर्शन था, जिसने भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। सातवाहन कालीन प्रशासन। सातवाहन वंश ईसा पूर्व 1 शताब्दी 3 शताब्दी ईस्वी ने दक्कन क्षेत्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पर शासन किया। यह वंश वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है। साथ ही इसने बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। सातवाहन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं थीं। राजा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च शासक था और उसे दक्षिणापथपति कहा जाता था। साम्राज्य को आहारा प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका प्रशासनिक कार्य अमात्य, मंत्री संभालते थे। सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था, जिसमें रानियों का विशेष स्थान था। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सिक्के जारी किए गए, जिनका उपयोग रोम और मध्य एशिया के साथ व्यापार में किया जाता था। इस वंश ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और कई बौद्ध स्तूपों, सांची, अमरावती, नागार्जुनकोंडा का निर्माण किया। सातवाहनों ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया और दक्षिण भारत में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुषाण। कुषाण वंश 1 शताब्दी 3 शताब्दी ईस्वी एक मध्य एशियाई वंश था, जिसने उत्तर भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बड़े हिस्सों पर शासन किया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क प्रथम था, जिसने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। कुषाणों की प्रमुख विशेषताएं थीं। उन्होंने सिल्क रूट पर नियंत्रण किया, जिससे भारत, चीन, फारस और रोम के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला। राजधानी पुरुषपुर, वर्तमान पेशावर, थी। कुषाणों ने स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया, जिन पर यूनानी, फारसी और भारतीय देवताओं की छवियां बनी होती थीं। कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद, कश्मीर, 78 ईस्वी का आयोजन किया, जिससे महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला। गांधार और मथुरा कला के विकास में कुषाणों का योगदान रहा, जिसमें ग्रीक और भारतीय कला शैलियों का मिश्रण देखा गया। कुषाणों ने भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला और उनके शासनकाल में भारत वैश्विक व्यापार, कला और बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया।